इंसानों की जमीनों पर कब्जा होना आम बात है, पर अब मूक प्राणियों के जमीनों पर भी कब्जा होना शुरू हो गया है। आनंद धाम विरार के रायपाड़ा में है, जहां बेसहारा गायों को रखा जाता है। वो गाय जिन्हें कत्ल खाने से छुड़ाया जाता है, वो गाय जिन्हें लोग बेसहारा छोड़ देते हैं, उन्हें यहाँ सहारा दिया जाता है। आपको जितनी जगह दिख रही है, ये सारी जगह गुरुचरण की है, यानी गायों के लिए, जहां गाय खुले विचरण कर सके और चारा खा सके। पर विरार वसई के दबंग बिल्डर गुरुचरण की जगह पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। इसके खिलाफ आनंद धाम की संचालक बीना चौहान, जिन्हें लोग माता जी कहते हैं, लगातार लड़ाई लड़ती आ रही हैं। पर प्रशासन बीना चौहान के शिकायतों को अनदेखा कर रहा है। वहीं भूमाफिया बेखौफ गुरुचरण की जमीनों पर आसानी से फल फूल रहे हैं और गाय छोटे से घेरे में सीमित रहकर रह गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज़ और मैं दीपक कोटेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विरार के पूर्व के इलाके में। जो क्षेत्र है ये हाईवे से सटीक है और यहाँ पे आनंद धाम करके एक आश्रम है और इस आश्रम में काफ़ी अच्छे तरीके से गौ की रक्षा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे गौशाला है। आप अगर देख सकते हो कि जो गाय कत्ल खाना में जाती है, कत्ल खाना से जिसको बचाया जाता है, या जो गाय जो रास्ते पे घूमती है, जो बीमार है, जिसको अपने मालिक ऐसे ही मरने पे छोड़ते हैं, उस वक्त ये आश्रम उनको ला कर के उनका अच्छे तरीके से पालन पोषण करते हैं और यही नज़ारा दिखाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। इसके आगे की कवरेज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो गौ रक्षक है वो किस तरीके से गौ की रक्षा करते हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो गौ रक्षक है उनको मैं विनंती करता हूँ कि वो यहाँ पे आए। रोज़ाना कितने गौ माता है जिनको आप चारा खिलाते हैं, जिनका आप संगोपन करते हैं? आगे देखिए। अपना 65 गाय इनकी सुबह शाम यहाँ सेवा होती है। इनके खोर, भूसी, खोर, चूनी, यहाँ ऐसा यहाँ के जो दूध होता है यहाँ बिकता नहीं। यहाँ के जो गरीब लोग होते हैं, ईट चाली के गरीब लोग होते हैं, यहाँ पे हम लोग उसके प्रकार से उन लोग को छाछ दिया जाता है। बाहर दूध का किसी का अलाउड नहीं है। बाकी जैसे किसी मम्मी का दूध नहीं है तो उसको हम लोग बाहर उसको दूध दे सकते हैं, ऐसे हम लोग करके रख दे। बाहर हम लोग का ऐसा ये सब नहीं है। इनमें से काफ़ी जो गाय है, जो गौ माता है, वो पीड़ित है, बीमार है, उनको आप किस तरीके से उनका पालन पोषण करते हैं? उनके लिए हम लोग दवा, डॉक्टर भी हैं, हम लोग भी है साथ में भाई, उन लोग को भी सेवा करते रहते हैं। सुबह शाम इनका जो रहते हैं सेवक भी आते हैं, 2-4 अपना सेवा सुबह शाम कर देते हैं। ये प्रकार से हम लोग का चलता है। तो हम देख सकते हैं कि ये दिन से लेकर रात तक गौ माता के सेवा में तत्पर है और हम देखेंगे कि अभी मार्गशीर्ष महीना चालू है और इस मार्गशीर्ष महीने में महाराष्ट्रियन ज़्यादातर जो महिला है वो अपना व्रत पूरा करने के लिए उनको गाय को चारा खिलाना पड़ता है। जो हम उपवास छोड़ते हैं, जो व्रत छोड़ते हैं, उसके पहले हमको गौ को खिलाना पड़ता है। और ऐसे में अगर हम देखेंगे कि गौ माता की रक्षा नहीं हुई तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि हम देखेंगे कि गौ माता को बचाने के लिए गौ रक्षक तो आगे आते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी गौ रक्षक ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए गौ रक्षा का एक दुकान चलाते हैं। पर कुछ ऐसी संस्था है जो इस तरीके का काम करते हैं। इसके आगे का जो कुछ भी कवरेज है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम ओके न्यूज़ की पूरी टीम आनंद आश्रम में आ चुके हैं। आनंद आश्रम का हमने आपको गौशाला दिखाया। आइए हम देखते हैं यहाँ का भोजनालय किस तरीके से भोजन, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे रोज़ आके रोज़ाना भोजन करते, तो हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त आनंद आश्रम के भोजनालय पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कुछ महिला है, बुजुर्ग महिला है, जो किस तरीके से यहाँ पे भोजन बनाने का पूरे तरीके से साफ़ सफाई रखकर, जो आज के तारीख में जो महामारी फैली है उसको ध्यान में रखकर, सोशल डिस्टेंस रखकर यहाँ पर किस तरीके से भोजन बनाया जाता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक माता जी जुड़ी हुई है। माँ जी, आपका क्या अनुभव है? कितने साल से आप यहाँ पर कार्यरत हैं? 21 साल हो गया मेरे को इधर सेवा करते करते। 21 साल। कितने जन यहाँ पे खाना खाते हैं रोज? हर दिन 20-25 मानस खाना खाता है। 20-25 मानस खाना खाते हैं बाहर के। आप कितने लोग, आपके आश्रम के कितने लोग खाना खाते हैं? 10-12 आश्रम का मानस है कायम का।
और बाहर का जो आता है उसको भी प्रसाद हम लोग देता है। बाहर के हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पे मजदूर लोग आते हैं, उनको भी आप खाना देते हैं, तो उनको वो जब आते हैं तब आप खाना उनको खिलाते हैं? हाँ, खाना खिलाते हैं हम लोग। आज 20 साल से 21 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपका कुछ पगार चालू है या आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं? सेवा ही करती हूँ मैं फक्त। क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत अनुभव है, माता जी ने बहुत अनुभव दिया है मेरे को। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ाना। हाथ जोड़ेंगे। तो माता जी ने अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना कहने की कोशिश की है। इसके आगे हम आपको आनंद धाम के गौशाला का, हमने गौशाला देखा, आपको भोजनालय में किस तरीके से भोजन दिया जाता है, किस तरीके से लोगों की सेवा की जाती है, और अब हम आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक सेंटर भी खोला गया है जो कि फ्राइडे को खुलता है। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके सेवा में ये कार्यरत है। तो हमारे साथ ये मैडम जुड़ी है, मैडम से हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम है मिसेस अंकिता दोषी। आप क्या काम करती हुई इस सेवा में, आपका क्या योगदान है? मेरा योगदान, मैं यहाँ पर स्टॉक्स देखती हूँ, जो पेशेंट्स आते हैं उनको दवाइयाँ देना और बेसिकली पेशेंट्स को मैनेज करना मैं देखती हूँ और स्टॉक में मैनेज करती हूँ दवाइयों। किस तरीके की यहाँ पर लोगों का इलाज होता है, कौन सी थेरेपी है जिससे लोगों का इलाज होता है, और कौन से दिन में ये इलाज होता है, कितने बजे से कितने बजे तक ये इलाज होता है? ये इलाज होता है फ्राइडेज़ को फ़िलहाल। हम प्लान कर रहे हैं कि बाकी और दिन भी रख पाएँ तो बेटर है। संडेज़ मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स चाहते हैं कि संडेज़ को रखें, तो हम अभी देख रहे हैं कि अगर संडे को भी पॉसिबल हो पाए, डॉक्टर अगर अवेलेबल हो तो। पर फिलहाल फ्राइडेज़ को होता है सुबह 11 बजे से जब तक पेशेंट्स रहें तब तक, शाम को 6 बजे तक मिनिमम। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती है? इस जो ये थेरेपी है, इस थेरेपी का किस तरीके से इलाज ले, क्या कहेंगे आप संदेश? बेसिकली हमारा मेन एम ये है कि हम लोगों को आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उनको एनकरेज करना चाहते हैं कि आयुर्वेदा की तरफ बढ़ो, क्योंकि आयुर्वेदा जो पंचकर्मा हम सबको थेरेपी जो रेकमेंड करते हैं, वो थेरेपी क्या करता है, आपकी बॉडी से मतलब रूट कॉज आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका निकालेगा। एलोपैथी से आपको सिर्फ 5 डेज़ में वो दवाई तो हो जाएगी, पर आपका जो रूट कॉज है वो नहीं निकलेगा। कुछ टाइम के बाद वो फिर आ जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो फिर से आएगा, रिलैप्स होना। तो आयुर्वेदिक में वो नहीं होगा, मतलब वो भले टाइम लगेगा बट वो रूट से आपका प्रॉब्लम निकालेगा। तो हमारा मेन एम ये है कि लोगों को आयुर्वेद की तरफ जाना या उनको ले जाना आयुर्वेद की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सही में आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, और हमने आपको इस आनंद धाम गौशाला का जिस तरीके से आपको काम दिखाना था वो दिखाने की कोशिश की, और आपसे गुजारिश है कि ज़रूर एक बार इस जगह को आकर देख ले, किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, ये देखने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि ये जगह हमारे आस्था से जुड़ी हुई है। ये जगह जो है वो हमारे आस्था से जुड़ी हुई है, और ज़रूर विरार पूर्व में हाईवे से सटीक ये आनंद धाम गौशाला है। फ़िलहाल मैं यहीं पे रुकता हूँ, शुक्रिया। आपने आनंद धाम की गौशाला देखी, यहाँ का भोजनालय देखा, और इस वक्त हम आ चुके हैं आनंद धाम के उस मंदिर में, जो मंदिर पे लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं और अपने मनों की जो मनोगत रहते हैं व्यक्त करके चले जाते हैं। हमारे साथ दीदी जुड़ी हुई है, उनसे हम पूछने की, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपका ये जो मंदिर है, कौन से भगवान का और कौन से देवी, कौन से माता जी का ये मंदिर है? ये कोई देवी देवता या कोई माता जी का मंदिर नहीं है, ये सत्य का मंदिर है। जैसे कि हर एक के आत्मा में जो शक्ति है वो सत्य शक्ति, सनातन शक्ति बोलते हैं। तो सनातन शक्तिपीठ का ये सनातन, जैसे हम आज कैसे सनातन धर्म बना दिया, तो सनातन कोई धर्म को हम लेके नहीं चलते हैं, हम मानवता और जीव दया को लेके चलते। जो भी यहाँ पे इंसान आते हैं ना, उनको हम समझाते हैं कि जैसे मानवता और जीव दया ही अपना सत्य सनातन संस्कृति है, और उसको ही लेके आगे बढ़ना है। हम और कोई भी जाति धर्म ये सब में से लोगों को बाहर निकालने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी बात दीदी ने कही है, बहुत अच्छी बात है कि धर्म से ऊपर अगर हमको कुछ चीज़ें सीखनी है तो वो सीखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर अच्छी सीख लेकर चले जाते हैं। अभी हम आपको सीधे बात कराएंगे, यहाँ के जो संचालक है माता जी, उनसे हम सीधे बात करेंगे। आनंद धाम के गौशाला में हमने आपको गौशाला किस तरीके से, जो गौशाला में जो गाय है
उनको किस तरीके से यहाँ पे संगोपन होता है वो दिखाया। फिर हम आपको भोजनालय लेके गए, मंदिर लेके गए। अभी हम आपसे मिला रहे माता जी को, जिनको मराठी में आई कहते हैं, माता जी कहते हैं, जो ये पूरे जो गौशाला है वहाँ उसको चलाती है। तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं। कितने साल से आपका ये जो संस्था है वो चल रही है? अब ये 21वां साल चल रहा है। अभी 21वां साल चालू है। कौन से साल में आपने इस गौशाला की स्थापना की थी और क्या सोचकर आपने इस गौशाला को स्थापित किया था? 2000 के साल में हम लोग इस जगह में आए थे और 2001 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इधर गौशाला और अन्न क्षेत्र की स्थापना किया था मैंने। और मेरा इधर ये संस्था शुरू करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हम लोग लोगों को मानवता और जीव दया की तरफ लेके जाना चाहते हैं। धर्म से ऊपर आओ, कर्म को समझो, मतलब कर्म के सिद्धांत को समझाते हैं लोगों को। और अपने सनातन संस्कृति जो है, मतलब ईश्वर ने इंसान बनाया है, धर्म नहीं बनाया है, वो चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और ये संस्कृति अपने को मिली किधर से, तो वो कोई अभी तक अपने हिंदू भी ज़्यादा नहीं जानते कि ये गाय के दूध में से मिली है अपने को। ये संस्कृति और समझ जो है ना, वो अपने को इंसान को, जब ये आदि मानव थे ना, तभी कैसे पशु के जैसे मानव जीते थे, तभी पता नहीं था कि संस्कार क्या है, अपना ये जो सभ्य जीवन क्या है। तो जब भी वो लोग को बिना ज्ञान के ही भटकते थे ना खाना पीना ढूंढने के लिए, उस वक्त उन लोग ने गाय का दूध पीने को शुरू किया था। उस वक्त से उनके अंदर, अपने मनुष्य के अंदर परिवर्तन होकर सभ्यता आने को शुरू हुई है। तो उसके बाद हमको समझ आई, संस्कार आए, संस्कृति मिली, उसके बाद हम लोग ये इंसानों का जीवन जी रहे। नहीं तो अब तक हम मानव नहीं होते, दानव ही होते। तो ये जो अपने को मानवता मिली है वो गाय माता से मिली। इसके लिए गाय का संवर्धन करना, गाय की रक्षा करना, लोगों को गाय की सेवा और रक्षा का महत्व समझाना, ये सब चीज़ों के लिए गौशाला शुरू किया मैंने। और जीव दया का मैसेज लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने अन्न क्षेत्र शुरू किया। आपके पास जो गाय है, हमने ऐसा सुना है कि वो गाय कत्ल खाने से सीधा आपके पास आती है, तो ये पूरा मसला क्या है? हमारी जो गौशाला है ना, वो वृद्ध और बीमार गायों के लिए, और निराश्रित गाय, मतलब जो गाय दूध नहीं देती है, बछड़े नहीं दे पाती है, मतलब बहुत सारी संस्था ऐसी है जो लोग खाली यूज़ करने के लिए, बिजनेस के लिए गाय को संभालते। तो वहाँ पे कैसा होता है, गाय को दूध निकालने के लिए भी पगार पे ज़्यादा नहीं रखते आदमी लोग, पैसा बचाने के लिए मशीन यूज़ करते, पंप यूज़ करते। तो पंप से दूध खींचते हैं ना, तो कितनी बार गाय दूध ऊपर खींच लेती है, दूध निकलता नहीं, लेकिन उन लोग का फिक्स टाइम रहता है 15 मिनट पंप चलाने का। तो पंप चलता रहता है ना, दूध खींच के रखने के बाद में दूध का गांठ बनता है। तो फिर वो गांठ के गाय को बीमारी हो जाती है। फिर उसको जब भी उसका बच्चा होता है ना, हर बार उसको गांठ अंदर पस होके धीरे धीरे दूध का आंचल बंद हो जाए, 1-2 करके बंद होने लगता है, फिर उपयोग की नहीं रहती है। तो फिर क्या करते हैं, लोग छोड़ देते हैं उसको। फिर संभालना क्या फ़ायदा नहीं है ना, जिएगी तब तक उसको पोसना है। तो ऐसी जो गाय होती है ना, उसको फिर वो लोग चढ़ने के लिए ऐसे भटकने को छोड़ते हैं। तो फिर ऐसी गाय कत्ल खाने में लोग ट्रक में चढ़ा के लेके जाते हैं। तो हम लोग ऐसी गायों के लिए गौशाला चलाते हैं जो गाय उपयोग में नहीं आने वाली है, पर माँ तो माँ है। अगर दूध नहीं दे सकती है, बीमार हो गई, तो माँ को हम काट तो नहीं देंगे ना। माता जी, हमने ऐसा सुना है कि आप ज़्यादातर जो गौशाला है वो बड़े पैमाने से पैसा लेती है, दान लेती है, लेकिन आप दान लेती नहीं, इसके पीछे ये सारी चीज़ें क्या है? आप क्यों ऐसा, मतलब कि अगर आपको सामने वाला देना चाहता है तो आप, मैंने मतलब ऐसा बाहर सुना है कि माता जी दान नहीं लेती, इसके पीछे क्या है? मेन मुख्य चीज़ क्या है कि कभी किसी भी इंसान के अंदर कोई इस तरह की समझ आती है, कुछ ज्ञान होता है, तो मुझे सबसे पहला अनुभव ईश्वर ने ये कराया कि तेरे अंदर कुछ मैंने जगाया, तो मैंने तेरे अंदर कुछ प्रकाश किया, तो कुछ योग्यता आत्मा की देखी थी। मैंने तेरे को नहीं बोला था कि पैसे का बंडल डाल, बाद में लाइट करता हूँ। ईश्वर जो बिना मूल्य के देता है, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए उसका मूल्य लेना ये गलत है। ये एक सिद्धांत मेरा है। और दूसरा कि मुझे दूसरी चीज़, जब भी मुझे ज्ञान कराया, तो ये पहली बात मुझे समझा ईश्वर ने कि पूरा संसार में चलाता हूँ, मेरा किधर खाता नहीं है, मेरी शक्ति से चलता है। तो तुझे ये चलाना है, वो तुझे नहीं चलाना है, तुझे सिर्फ भरोसा रखना है, मेरी शक्ति से चलेगा। और मैं सिर्फ उनके भरोसे पे बैठी हूँ यहाँ पे, और उनकी शक्ति से चल रहा है। आज 21 साल हो गए, मैंने दान पेटी नहीं रखी है, और न किसी के पास मैं हाथ फैलाती हूँ। गायों के लिए सेवा भी हो जाती है। ऐसा है कि ट्रस्ट बनाया है, लेकिन अभी आपको चाहिए तो स्टेटमेंट निकाल के आप ले सकते हैं बैंक का। कभी मुझे किसी ने 1 लाख रुपया साथ में नहीं दिया आज तक। मेरे खाते में अभी भी बैलेंस 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। गौशाला का ट्रस्ट है, लेकिन फ़ंड नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की तख्ती का रिवाज नहीं है
कि जो फंड देगा उसका यहाँ पे लेबल लगेगा, टाइल्स लगेगी नाम की। माता जी, एक बहुत बड़ा सवाल जो आज के इस युग में इतना फास्ट ये अभी युग बन चुका है कि एक बटन दबाएंगे तो हमको सारी चीज़ मिलती है। इसके बावजूद भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितनी हेक्टर ज़मीन, वो गुरुचरण में कितनी हेक्टर ज़मीन, क्योंकि आप 21 साल से यहाँ पे स्थापित हो, ये पूरी जो ज़मीन है आपके ज़मीन के बाजू की जो ज़मीन है, जो गुरुचरण की ज़मीन है, जो खास करके गौ माता को दी हुई ज़मीन है, वो कितने एकड़ में फैली और यहाँ पे कितना अतिक्रमण हुआ आपके सामने? अब यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना, तभी मेरी अभी जो जगह है ना, वहाँ से पहला पूरा रोड दिखता था, मेन रोड पूरा दिखता था, और उसके 3-4 साल के बाद अतिक्रमण शुरू हुआ मेरे आजू बाजू में, और तभी से मैं लड़ रही हूँ कि अतिक्रमण रोकिए, अतिक्रमण निकालिए, लेकिन आज तक एक भी अतिक्रमण रुका नहीं, निकला नहीं, पर बढ़ता ही गया। और ये जो 354 है, मेरे बाजू में सर्वे नंबर 354 है, गुरुचरण जो है वो 3 हेक्टर है, 3 हेक्टर, और वो पूरा का पूरा टोटल अतिक्रमण है। उसमें थोड़ी भी जगह किधर भी बची नहीं है गाय को चरने के लिए, मेरे अंगने में भी नहीं बची, मेरे गेट के बाहर भी अतिक्रमण है, मतलब पूरा 3 हेक्टर पूरा अतिक्रमण के अंदर। और वो भी जो भी यहाँ का मत विस्तार जिनके अंडर में आता है, वो लोग के पास जब भी कंप्लेंट जाती है, हमारे खिलाफ भी जाती है, मेरे खिलाफ भी, कि कुछ ना कुछ करके इनको कुछ नुकसान करो कि ये अपना अतिक्रमण का ये जो कर रही है, हमेशा लोगों के साथ लड़ती है, ये बंद हो जाए। इसके लिए मेरे पे गलत तरह से कार्रवाई करने को कोशिश करके जाते हैं यहाँ के मत विस्तार के लोगों के पास, तो वो खुद बोलते हैं कि उसकी ईंट मत हिलाओ जाके, क्योंकि वो पूरा मत विस्तार मेरा है और वो पूरा मैंने घर पट्टी दे के डेवलप किया। वो लोग मुझे वोट करते तो मुझे छेड़ने को इसके लिए खुद नहीं आने देते, क्योंकि उसको पता है कि इसको छेड़ेंगे तो पूरा छेड़ेगी ये, तो पूरा मत विस्तार उन लोग ने इलीगल जो डेवलप किया है, उसके लिए जो लोकल है ना, वो खाली यहाँ का अतिक्रमण है ना, उन लोग को सपोर्ट करते रहते हैं, मुझे नहीं आके परेशान करते खुद, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग अगर मेरे को छेड़ेंगे तो फिर मैं कुछ ना कुछ कार्रवाई करूँगी ना उनके खिलाफ आगे बढ़ के। तो आपने इस सारे सिलसिले में आपने जब भी शासन से पत्र व्यवहार किया, यहाँ का शासन प्रशासन में जब आपने ये बात छेड़ी, तो मैंने ये बात सुनी थी कि आपके पास PWD मिनिस्टर का एक ऑर्डर भी है जो आपके रोड के लिए पास किया गया था। क्या वजह है कि आज तक वो रोड विस्तार रूप से नहीं बना? वही है जो रोड पे अतिक्रमण जो है, जिसके लिए मैं 2000 कम से कम मैं 8 से लड़ रही हूँ, 2008 से मेरे पास पेपर वर्क है उसका सब। तो वो जो दोनों साइड पे जिसने अतिक्रमण किया है ना, उन लोगों को वहाँ से हटाइए, मतलब भले उनका घर रहने दो, अतिक्रमण ही है, पर मुझे गरीब का घर नहीं निकालना। पर जो रास्ता पास हुआ है उस उतना रास्ता वो लोग थोड़ा कब्जा छोड़ के रास्ता बनाने को दे दे। इसके लिए जो मेरा प्रोसीजर चालू है, तो वो कहाँ से भी किस तरह से पता नहीं उन लोगों को शासन में किसका सपोर्ट है कि PWD के ऑफिसर ने भी वो रास्ता छोड़ दिया, जितना उधर जहाँ से वो आगे का कुछ है, कितना मीटर है बताते हैं, 30-50 मीटर कुछ है, उतना रास्ता PWD भी छोड़ के चली गई। नहीं तो वो पुलिस प्रोटेक्शन ला के कर सकते थे, वो तो उनके पास पावर था, ऑर्डर था, वो ये सारे पेपर है, वर्क ऑर्डर है, सब कुछ है, और पूरा रोड तक का, मेन रोड तक का पास हुआ है रास्ता। साइड में दोनों साइड गटर बना के उनको बनाने का पूरा प्रॉपर पासिंग मिलके होके मिला है, पर उन्होंने वो कराया नहीं, क्योंकि वो जो 2 लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं, और 2008 से मैं उनको निकालने के लिए कोशिश कर रही हूँ। कलेक्टर के ऑर्डर है, कलेक्टर के ऑर्डर तहसीलदार के ऊपर भी है, नगर पालिका कमिश्नर के ऊपर भी है, फिर नगर पालिका कमिश्नर का, मंडल अधिकारी का भी ऑर्डर है, सारे ऑर्डर सब ने दिए हुए, पर ये 2 लोगों का अतिक्रमण कोई निकालता नहीं, उसको किसका सपोर्ट है पता नहीं, क्योंकि PWD के साहब भी चले गए छोड़ के रास्ता। आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शकों से आप क्या मांग करेंगे? क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो गौ रक्षा के लिए कायदा बनाया है अपनी सरकार ने, काफ़ी गौ रक्षक इस कार्यक्षेत्र में काम भी करते हैं, उनमें से कुछ गौ रक्षक अपना निजी स्वार्थ चलाते, तो कुछ आपके जैसे सही मायने में गौ रक्षा करते। तो ऐसे में आप उन सारी लोगों को और सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या सूचित करना चाहते हैं कि आगे चलकर आपको किस तरीके की मदद सरकार के माध्यम से होनी चाहिए? मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जिधर जिधर भी गौशाला है, तो जहाँ पे भी गाय होती है गौशाला में, और भले तंदुरुस्त भी हो, पर गाय है, और उसको कोई ऐसी तो समझ नहीं है ना कि कोई परोसेगा और मैं खाऊंगी, उसको तो चर के खाना है, फिर के खाना है। तो कम से कम गौशाला के सराउंडिंग की जो ज़मीन होती है गायों के अधिकार की, वो गवर्नमेंट को फ्री रखनी चाहिए, और पब्लिक को भी इसके लिए हमेशा गौशाला का भी सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी हमेशा हमारे तरफ से फेवर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए इस मैटर में, सारी गौशालाओं को, कि जहाँ भी गौशाला है उसके सराउंड की जो गाय की अधिकार की ज़मीन
ज़मीन है, उनके चरने के लिए जो जगह है ना, उसको कम से कम फ्री छोड़े। माता और जी, अगर आज अतिक्रमण है तो गवर्नमेंट हमको थोड़ा फेवर करके एक एनओसी बना के दे दे कि भाई अपनी गायों को चराने के लिए हमने आपको ये एनओसी दिया है, तो दूसरा कोई आके हमको बार बार परेशान नहीं करे। कैसे होता है कि हम अतिक्रमण एक ने किया, छुड़ाते हैं, दूसरा करता है। हम लोग इतने सालों से बस लड़ ही रहे हैं, हमारा काम हम कम करते हैं और लड़ने का काम ज़्यादा करना पड़ता है। माता जी, हम कोरोना के ऊपर आते हैं। कोरोना के काल में हमने ऐसे सुना है कि आपने काफ़ी सारे लोगों को अन्नदान किया है। उस वक्त जब कोरोना का प्रकोप हुआ, मेरे ख्याल से 23 तारीख थी, 23 तारीख को एकदम अचानक से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया। एक तो महीना आखिर था, लोगों का सैलरी का आने का दिन था। उस वक्त आम आदमी अपने जेब में पहले से बचा कुचा पैसा रखता है, क्योंकि हमको 7, 8, 10 दिन अपना घर चलाना। और उसमें अचानक लॉकडाउन होने के बाद धारा 144 लागू कर दी। अगर बाहर गए तो पुलिस मार रही थी। ऐसे में आप जैसे लोग आगे आए, तो उस वक्त आपने कितने लोगों को खाना बांटा और आपका ये जो कार्य क्षेत्र था वो कितने दिन तक चला? उस वक्त थोड़ा एक और आपके सवाल के बाहर की बात शुरू में बोलती हूँ कि ऐसे हमारा तो अन्न क्षेत्र चलता ही है, हमेशा ही चलता है, 24 घंटे चलता है। पर उस वक्त ऐसा हो गया ना, जो लॉकडाउन हो गया और लोगों को बाहर निकलना सब कुछ बंद हो गया, तो हमारा अन्न क्षेत्र होते हुए भी लोगों को खाना हम खिला नहीं सकते थे, भूखे लोग यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। तो उस वक्त जो लोग हमसे यहाँ पे मदद हमेशा लेते थे ना, ऐसे लोगों का अलग अलग एरिया से फ़ोन आने लगा कि हमारे घर में हम 2-3 दिन से भूखे हैं और हमको कोई मदद नहीं कर रहा है, तो उस वक्त आप हमको खाना पहुंचाइए कैसे भी करके। ऐसे बहुत अलग अलग जगह से फ़ोन आने लगे। तभी हमको भी परमिशन नगर पालिका नहीं कर रही थी, बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं था। फिर हमने नगर पालिका में यहाँ के नगर सेविका कुछ है, उनको कांटेक्ट किया और बोला कि ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो पहले तो हमको उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करिए, किसी को करना नहीं है, सब जो भी करेगी नगर पालिका करेगी। और उन्होंने हमको बोला अगले दिन, दूसरे दिन यहाँ पे एक एरिया बताया कि यहाँ से शुरू होने वाला है, लोगों को आप बोल दो। हमने बोल दिया लोगों को, और लोग वहाँ जाके खड़े हो गए। कैसे कैसे चल के दूर के लोग आए, क्योंकि रिक्शा कुछ नहीं मिलता था। लाइन में खड़े हो के 2-2, 3-3 बजे, 10 बजे से खड़े लोगों का हमको फ़ोन आया कि यहाँ तो कोई कुछ दे नहीं रहा है, कोई आया नहीं। बाद में मैंने उधर वापस फ़ोन किया तो बोला कि नहीं, आज नहीं हो पाया, कल करेंगे। लेकिन हुआ ही नहीं, वो शुरू ही नहीं हुआ, पूरे लॉकडाउन में शुरू नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2 दिन के बाद में फिर मैंने बहुत ही थोड़ा अलग तरह से, मतलब जो ऐसे करना चाहिए वैसे किया कि भाई कम से कम हमको परमिशन दो, हम लोग नहीं देख सकते भूखों की तकलीफ़ को। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप लेके जाओ, लेटर में बना के देती हूँ। फिर हमको अति आवश्यक सेवा के लिए जो प्रोसीजर होता है ना, वो सब करवा के दिया उन्होंने। और फिर हमने ये अन्न क्षेत्र शुरू किया यहाँ। और जब ये शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा लोगों का भी हमको फेवर मिलेगा। यहाँ पे बहुत लोग जुड़े ना इतने सालों से हमारे साथ। तो तभी मैंने पहले दिन तो सिर्फ ऐसा, जब भी चूल्हा जलाया तो एक छोटा सा वीडियो बनाया और अपने सब जो भी जानने वाले सब लोगों को वायरल किया कि रोज़ यहाँ का अन्न सेवा शुरू किया है। 200-500 जितने लोगों को खाना खिला सकेंगे हम लोग कर रहे हैं शुरू। तो वो शुरू किया तो उसी दिन शाम से ही ऐसे लोगों का फ़ोन आने लगा जो हमको जानते, यहाँ आते हैं सालों से, कि आप जितना भी हो सके करिए, आप बंद मत करिए, अनाज पहुँच जाएगा। और दूसरे ही दिन 10,000, तीसरे दिन 15,000, ऐसे 25,000 तक का रोज़ का खाना 2.5 महीने तक हम लोग ने खिलाया। यहाँ से टेम्पो भर के लोग अनाज भेजते थे और पूरे सब बस्ती से लोग टेम्पो भर के खाना लेके जाते थे। आप हमारे साथ आई, इतनी बातचीत की, उसके लिए आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि गौ माता के रक्षण के लिए आगे आओ। और जो बात हमने आपसे इस चैनल के माध्यम से कहने की कोशिश की, एक बार आनंद धाम इस गौशाला में आओ। यहाँ की पूरी योजना, किस तरीके से गौ माता की रक्षा की जाती है, किस तरह से भूखे जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको खाना खिलाया जाता है, किस तरीके से पूजा की जाती है। और यहाँ का जो संदेश है, धर्म से बढ़कर अगर कुछ चीज़ है तो यहाँ पर सीखने मिलती है। इस वक्त मैं आपको यहीं पे रुकाता हूँ और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने हमारा ये कार्यक्रम देखा। और आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप इस आश्रम में आकर माता जी से एक बार ज़रूर मिले। शुक्रिया।